हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट की सुपरनैचुरल हॉरर मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी पर बेस्ड है। यहाँ इसका प्लॉट बहुत ही ज्यादा एकदम यूनिक होने वाला है। क्लाइमेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं इतना इजी वे में बताऊंगी कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके इस मूवी की स्टोरी पर क्या क्या थॉट्स हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे जिसके थॉट्स अच्छे लगेंगे उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। मूवी की शुरुआत में हमें यूरा वैली भूटान 1995 का समय दिखाया जाता है। फिर हम चार दोस्तों को एक साथ कहीं ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। वो लोग एक ब्रिज को पार कर रहे थे और स्क्रीन पर D1 लिख कर आता है। फिर उनमें से एक लड़के पॉल को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ उसका दोस्त जॉर्ज उसे बचाने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा कंकाल था, जो कि किसी आम इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कि तभी जॉर्ज पॉल को एक जगह पर बैठा हुआ देखता है और वो उसे वापस चलने के लिए कहता है, जहाँ पॉल जॉर्ज को उसे छूने से भी मना कर रहा था। वो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मारे जाओगे। जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसे ऊपर लेकर आ जाता है और उन्हें वहीं पास में एक घर दिखाई देता है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और इसलिए वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। पॉल ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही वो कुछ सुन रहा था। पॉल उस जगह से एक चीज भी लेकर आया था, जिसमें रात को रूट नाम की लड़की फूंक मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्क्रीन पर D2 लिख कर आता है और जब जॉर्ज और फ्यूना कहीं साथ में बाहर जा रहे होते हैं तब रूट काम कर रही थी। लेकिन तभी रूट को बाहर कोई दिखाई देता है। वो हेल्प मांगने के लिए जैसे ही जाती है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो दिखने में इंसान तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। वो डर कर अंदर भागती है और गेट को बंद कर लेती है। लेकिन तभी गेट पर कोई जोर जोर से नॉक करने लग जाता है। रूथ बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसलिए वो गेट नहीं खोल रही थी। जहां उसे जॉर्ज की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनकर फाइनली जैसे ही वो गेट खोलती है तो वहाँ सच में जॉर्ज और फ्यूना ही थे। फिर रूथ उनसे बाहर का हाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या उन्हें कोई बाहर दिखा, लेकिन इसके लिए वो साफ इनकार कर देते हैं। फिर रात के टाइम पे हम पॉल को रूट के कान में कुछ बोलते हुए देखते हैं। सुबह होते ही पॉल घर से कहीं चला जाता है। फिर सब लोग उसके कदमों के निशानों का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पॉल कुछ कर रहा था। जॉर्ज उसे उठाने जाता है कि तभी रूट एक चाकू निकालती है और जॉर्ज को मार देती है। साथ ही वो फ्यूना को काट देती है और दोनों को एक खाई में फेंक देती है और फिर वो खुद भी वहीं पर कूद कर मर जाती है। तो अब आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, ये सब क्या चल रहा था, ये आपको बस थोड़ी ही देर में वीडियो में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है 2018 का समय दिखाया जाता है, जहां जेम्स नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक शॉप लेसोम्ब्रा सिक्योरिटी में काम करता था। और फिर जेम्स को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां वो पैसों की जगह पर बर्थडे कूपन देता है। जेम्स को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, लेकिन रेस्टोरेंट वाले उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। जेम्स अपनी नेबर की बेटी सैंडी के साथ में था, जहाँ सैंडी उसे कह रही थी कि कुछ भी दुनिया में असली नहीं होता है। वो पास्ट में बीती कुछ बातों के बारे में बात कर रही थी। साथ ही वो कहती है कि जो कुछ भी दुनिया में चलता है वो सब हमारे अंदर से ही आता है। ये सब कुछ हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं, जो कि किसी सिग्नल की तरह काम करते हैं। दोस्तों, वो ऐसा क्यों कर रही थी ये तो आपको बस थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन तभी सैंडी की मॉम यानी नोरा उसे कॉल करके बुलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर से वही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और स्क्रीन पर D1 लिख कर आता है। जेम्स की नेबर नोरा की बेटी यानी कि सैंडी घर से गायब हो गई थी। जैसे ही जेम्स उसके घर जाता है तो वो घर को चेक कर रहा होता है। फिर वो एक जगह देखता है जहाँ खून से लिखा हुआ था, The empty man made me do it। फिर जेम्स फटाफट से स्कूल जाता है, जहाँ वो सैंडी के दोस्त डेव से मिलता है। सैंडी के बारे में वो उससे पूछता है तो डेव बताती है कि एक दिन ऐसी मस्ती करने के लिए सैंडी अपने दोस्तों यानी कि लीसा, डंकन, ब्रेन, मैरी, जूली के साथ में एक पुराने किले पर गई थी, जहाँ पर सैंडी सबको बता रही थी कि अगर पुल पर एक खाली बोतल मिले और उसमें फूंक मारकर एम्पटी मैन को याद किया जाए तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। फर्स्ट डे तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी, सेकंड डे में वो तुम्हें दिखाई देगा और तीसरी रात को वो तुम्हें ढूंढ लेगा। फिर वो सब लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो एक बोतल में फूंक मारते हैं कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर जेम्स डेव से पूछता है कि उसने सैंडी को आखिरी बार कब देखा था, तो वो उसे बताती है कि उसने उसे आखिरी बार मॉल में ब्रेन के साथ में देखा था और वो उसके कान में कुछ कह रही थी। डेव वहाँ से जाने लग जाती है। साथ ही उसे उसके दोस्त योगा करते हुए साथ में बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन ये बात वो जेम्स को बिल्कुल भी नहीं बताती है। फिर जेम्स एक एक करके सैंडी के सभी दोस्तों के घर जाता है, जहाँ उसे घर पे कोई नहीं मिलता क्योंकि सब लोग गायब हो चुके थे।
फिर जब जेम्स लीजा के घर जाता है तो वहाँ पे भी उसे कोई नहीं मिलता और उसे वहाँ पर पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट के कुछ पोस्टर दिखाई देते हैं। और उसके बाद जब वो उसी पुल पर जाता है जहाँ पर उसे वही खाली बॉटल मिलती है और वो उसमें फूंक मार देता है कि तभी उसे आगे कुछ सुनाई देता है। फिर जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो वो देखता है कि सब लोग जो गायब हुए थे वो वहाँ पर लटके हुए हैं और वहाँ पर लिखा था द एम्पटी मैन मेड मी डू इट। लेकिन सैंडी की बॉडी तो वहाँ पर थी ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है और डेब को दिखाया जाता है जो कि शावर लेने के लिए जाती है और जैसे ही वो शावर ले रही होती है तो कोई उस पर हमला करता है और वो उसे मार देता है। लेकिन हम फिर देख पाते हैं कि डेब को किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद को ही मार लिया है। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर जेम्स के साथ में आते हैं और वहाँ पर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन जेम्स को तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो समझ जाता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता क्योंकि उसने लीजा के घर में पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट का नाम देखा था और इसलिए वो उसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लग जाता है। फिर बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद उसे एक वर्ड दिखाई देता है जो था टुल्पा। और जैसे ही वो उसे सर्च करता है तो कैसे ही पता चलता है कि टुल्पा विचारों से बना एक शरीर होता है जिसे जादुई चीज या फिर अवतार कहा जाता है। टुल्पा को बनाने का तरीका था विचार, ध्यान और समय, यानी थॉट, मेडिटेशन एंड टाइम। फिर हम आधी रात को जेम्स को उठते हुए देखते हैं जिसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज बाहर से आ रही थी लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेम्स पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो कुछ टीनेजर्स के साथ में मिलकर एक जगह पर जाता है। वहाँ पर एक आदमी एक भाषण दे रहा था। वो कह रहा था कि ये संदेश एम्पटी मैन ने दिया है और वो सभी को असली दुनिया को देखने के लिए कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक लेडी कुछ टीनेजर्स के साथ में एम्पटी मैन को बुलवा रही थी और जेम्स वहाँ पर जाता है। जब वो कह रही थी कि अगर कोई यहाँ पर है तो हमें बताओ कि तभी दो लोग जेम्स को देख लेते हैं और वो उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही जेम्स बाहर आता है तो एक आदमी उसे मिलता है जो कि उसे अपने ऑफिस में जाने के लिए कहता है। वो ऑफिस जंगल के बीचों बीच में था जो कि पूरा खंडर हो चुका था। वहाँ पर जाते ही जेम्स को उन सभी लोगों की फाइल मिलती है जो कि गायब हो चुके थे, यानी सैंडी, डेब और उसके बाकी के दोस्त। जैसे ही वो एक वीडियो को देखता है तो उसमें एक आदमी के साथ में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लेकिन तभी जेम्स को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इसलिए वो जंगल में निकल जाता है जहाँ वो कुछ लोगों को आग के चक्कर लगाता हुआ देखता है। वो आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि आसमान तक को छू रही थी। जैसे ही जेम्स थोड़ा होश में आता है फिर आग बुझ जाती है और वो लोग जेम्स की आवाज सुनकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन जेम्स वहाँ से भागकर अपनी कार लेकर निकल जाता है। जेम्स भागकर पुलिस के पास जाता है, उन्हें प्रूफ दिखाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ये सब करने से उसे मना करते हैं। फिर वो नोरा के पास जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ वो उसे बताता है कि सैंडी एक कल्ट की मेंबर है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और इसलिए वो नोरा को कहीं जाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है और आधी रात में जेम्स उठता है तो उसे कोई दिखाई देता है। वो उस पर हमला करता है। ये एक अदृश्य शक्ति थी, लेकिन जेम्स उसे मारता है तो वो गायब हो जाता है। जहाँ वो बाहर उसी टेडी को देखता है जिसे उसने जंगल के बीचों बीच में देखा था। फिर हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स एक लड़के का पीछा कर रहा था। ये वही लड़का था जिसने उसे जंगल में स्थित उस ऑफिस के बारे में बताया था। वो लोग बहुत सारे लोगों को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जेम्स उनके पीछे जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो सब लोग बेड पर लेटे हुए एक आदमी के सामने झुक रहे थे और उसे सलाम कर रहे थे। जेम्स उस लड़के को किडनैप कर लेता है और उसे मारते हुए पूछता है कि वो आदमी कौन है, लेकिन वो लड़का उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर रात के टाइम में जेम्स पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो खुद की एक फाइल देखता है। वहाँ पर उसका बर्थडे कूपन भी था और उसकी वाइफ और उसके बेटे की वो फोटो भी थी जिन्हें उसने कार एक्सीडेंट में खो दिया था। साथ ही उसे अपनी कुछ फोटोज भी मिलती हैं। जेम्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, सच और झूठ क्या है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। फिर सच का पता लगाने के लिए जेम्स हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो नर्स से कहता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ और उससे पूछताछ करता है। वो उससे उस आदमी के बारे में पूछता है जहाँ नर्स उसे बताती है कि कोई और अगर होता तो वो अब तक मर चुका होता, क्योंकि उस आदमी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि वो कोमा में है और कोमा में गए हुए उसे बहुत साल हो चुके हैं। जेम्स पूछता है कि इसका बिल कौन भरता है, जहाँ वो नर्स बताती है कि इससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जो कि उसका बिल भर देते हैं। जेम्स फिर उसे मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। फिर वहाँ पर उसे सैंडी दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो उसकी मॉम नोरा को कॉल करता है और सैंडी के बारे में उसे बताता है, लेकिन नोरा उसका कॉल काट देती है ये कहकर कि वो उसे नहीं जानती।
जेम्स बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और यहाँ पर सैंडी भी उस पर बहुत हंस रही थी। फाइनली गाइस यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है और ये पता चलता है कि बेड पर जो आदमी लेटा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि पॉल ही था, जो कि मूवी की शुरुआत में पजेस हो गया था। फिर जब जेम्स सैंडी से बात कर रहा था तो अचानक से उसे कुछ होने लग जाता है, जहाँ सैंडी उसे बताती है कि तुम्हारी जिंदगी मैंने लिखी है कि तभी जेम्स तड़पने लग जाता है। वो कहती है कि वो अपनी जगह तुम्हें बदलना चाहते हैं क्योंकि एक इंसान इस शक्ति को ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकता। साथ ही वो कहती है कि 3 दिन पहले तुम्हारा बर्थडे था और तुमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था। दरअसल ये सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका था, यानी कि अब तुम हमारे टुल्पा हो और तुम्हें हमने ही बनाया है और तुम ही हमारे एम्पटी मैन हो। क्योंकि दोस्तों टुल्पा सिर्फ दुख, उदासी और गिल्ट से ही बनता है और वो कहती है कि उनका पिछला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था क्योंकि हम डर को भूल गए थे। फिर सैंडी जेम के गिल्ट को याद दिलाती है। दरअसल जेम्स का यही गिल्ट था कि उसका अफेयर उसकी नेबर यानी नोरा के साथ में चल रहा था और यही कारण था कि वो अपनी वाइफ के साथ में उस दिन नहीं जा पाया था। उसकी वाइफ और उसके बच्चे का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो मारे गए थे। फिर अचानक से जेम्स टेलीपोर्ट होकर कहीं पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर वो कंकाल दिखाई देता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो अचानक से हिलने लग जाता है और वहाँ कोई अदृश्य शक्ति उसे दिखती है। जेम्स वहाँ से भागता है और उस पर गोलियां भी चलती हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो अदृश्य शक्ति आकर जेम्स को पजेस कर लेती है। फिर फाइनली जेम्स को यहाँ पर पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक विचार है। वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ में क्या चल रहा है। वो थोड़ा होश में आता है, हॉस्पिटल जाता है और पॉल को जाकर गोली मार देता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो सब उसके सामने सर झुकाते हैं। एंड नहीं इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो असल में मूवी में हुआ ये था कि एक अननोन शक्ति थी जिसे एक कल्ट के लोग मानते थे और उस कल्ट का नाम था पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट। सैंडी भी इस कल्ट का सदस्य थी और जेम्स एक टुल्पा था जिसे कि इन्हीं लोगों ने उस अदृश्य शक्ति की मदद से बनाया था। वो अदृश्य शक्ति कल्ट के लोगों को पॉल के जरिए दिमाग के अंदर संदेश दिया करती थी और ये बात मूवी में बहुत बार बताई गई है। हमें ये बात तब पता चलती है जब सैंडी जेम्स से कहती है कि विचार क्या हमारे दिमाग से निकलते हैं, ये भी तो हो सकता है कि कोई सिग्नल के जरिए हमें विचार देता हो। और यहाँ पर सैंडी का कहने का यही मतलब था। और अब तक हमें सब कुछ जेम्स के नजरिए से ही दिखाया जा रहा था और जेम्स की जिंदगी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी जो कि सैंडी ने ही लिखी थी। और पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट एक पूरी सोसाइटी थी जिसे हम द एम्पटी मैन की गुलाम भी कह सकते हैं। तो इस कल्ट के लोग स्कूल या कॉलेज के बच्चों को ही अपने कल्ट में शामिल करते थे और इस तरह से ये अपने कल्ट को फैलाना चाहते थे। ये बात हमें तब पता चलती है जब वो आदमी स्पीच दे रहा था और ये भी बता रहा था कि एम्पटी मैन इस दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाना चाहता है। एम्पटी मैन को अपना काम करने के लिए इंसान की जरूरत होती थी और इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था और इसके पीछे एम्पटी मैन का कोई मकसद था। शायद वो वापस इस दुनिया में आना चाहता था। फिर मूवी के लास्ट में जेम्स का पॉल को मारना ये बताता है कि एम्पटी मैन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा या फिर जेम्स ही एम्पटी मैन को हराएगा क्योंकि जेम्स एम्पटी मैन के उसके अंदर होने के बावजूद भी वो कभी कभी होश में रहता था। तो गाइस आपको मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई नो कि मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके इस मूवी की स्टोरी पर क्या क्या थॉट्स हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो क्योंकि मुझे जिसके थॉट्स अच्छे लगेंगे उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी।